नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है चाय वाले की भाप। सुबह की ठंडी हवा में स्टेशन के पास वही पुराना चाय वाला, भाप उठती है, कप खनकते हैं और हर कप में एक छोटी सी कहानी उबलती है। कुछ चाय में यादें हैं, कुछ में ठहराव और कुछ में वो बातें जो कभी कहीं ही नहीं गई। ये कहानी सिर्फ चाय की नहीं, बल्कि उन सुबहों की है जब एक प्याला थके हुए मन को नया सवेरा देता था। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपके भीतर की ठंड पिघलने लगेगी और दिल में एक पुरानी सी गर्माहट लौट आएगी। अगर ऐसी मीठी, सुकून देने वाली कहानियां आपको रातों में साथ देती हैं, तो गांव की रातें को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बताइए जरा, आप किस शहर और किस गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट, हर लाइक से ये एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, मेरे साथ, इस आवाज की गर्म भाप में खोए हुए। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और अपनी हथेलियों में चाय की गर्माहट को कल्पना कीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस ठंडी सुबह की ओर, जहां भाप में कहानियां घुलती थीं और हर चाय की प्याली में जिंदगी मुस्कुराती थी। सुबह के 5 भी नहीं बजे थे। गांव के उस छोटे से स्टेशन पर घनी धुंध ने सब कुछ ढक लिया था। पटरियाओं, सिग्नल और यहां तक कि सामने का पीपाल का पेड़ भी जैसे सफेद चादर में लिपट गया हो। बस कहीं कहीं से आती सीटी और किसी इंजन की भारी सांसें उस सन्नाटे को तोड़ दे रही। ठंडी हवा इतनी तीखी थी कि सांस लेना भी जैसे चुभता था। मगर उसी सर्दी के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में एक जगह से हल्की भूरी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। वो थी नंदू की चाय की दुकान। एक लकड़ी का ठेला, जिसके ऊपर पीतल की पुरानी केतली धीमी आंच पर रखी थी। उसके चारों ओर जैसे एक जादू फैल रहा था। चाय की भाप हवा में घुलती और तुरंत ही धुंध के साथ मिलकर गुम हो जाती। नंदू ने कांपते हाथों से कोयले की आंच ठीक की, फिर कपड़े की पुरानी बोरी से अपनी पतली शाल खींचकर और कसकर ओढ़ ली। अरे बाप रे, आज तो जैसे बर्फ ही बरस जाएगी, उसने खुद से कहा और मुस्कुराया। फिर धीरे धीरे उसने केतली में दूध डाला। एक सुगंध फैल गई, जैसे ठंडी सुबह में किसी ने पहली बार जिंदगी की गर्मी फूंक दी हो। थोड़ी ही देर में कमली वहां आ गई, आंचल में अदरक और इलायची की डिब्बी बांधे। सुनो नंदू, आज मसाला थोड़ा बढ़ा देना, हवा में नमी ज्यादा है, उसने कहा। हाँ हाँ, तुम ही जानो इन हवाओं का हिसाब, नंदू ने हंसकर जवाब दिया। कमली ने छोटी सी बाल्टी से ताजा दूध डाला और अदरक पीसने लगी। उसकी कलाइयों की हर हरकत में एक अभ्यास था, एक पुराना राग, जैसे हर सर्दी दोहराया जाता हो। केतली के उबलने की आवाज अब संगीत बन चुकी थी। छन छन फुफ। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर जिंदगी लौटने लगी। पहले कुली भोला, लाल पगड़ी में, कांधे पर बोरा उठाए, उन्नींदी आंखों से बोला, नंदू भैया, एक कुल्हड़ बना दो, जरा मजबूत वाला, आज हड्डियां कांप रही हैं। नंदू ने झट से जवाब दिया, अरे भोला, तेरे लिए तो जादू है मेरे पास, ये लो, कमली ब्रांड गरम इलायची वाली। भोला ने मुस्कुराते हुए कुल्हड़ लिया और भाप में अपना चेहरा छिपा लिया। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे उस भाप में हर दुख, हर थकान पिघल गई हो। थोड़ी देर में हरक सिंह स्टेशन मास्टर भी आ पहुंचे। कोट के नीचे फाइल जाए, माथे पर पसीने की हल्की परत। नंदू, टाइम टेबल की तरह चाय भी रोज वक्त पे मिलती है? वाह, नंदू ने मुस्कुराकर कहा। ट्रेन देर से आए तो चल जाएगा, पर चाय अगर देर से बने तो पूरा स्टेशन बगावत कर देगा बाबूजी। तीनों हंस पड़े। पीछे से पीहू भागती आई, रिबन बंधे बाल और गले में टिन की सीटी। बाबा, आज फिर प्लेटफॉर्म पर वो कुत्ता आया है ना? हाँ बेटिया, वो भी तेरी तरह ठंड से कांप रहा है, नंदू ने कहा और उसके छोटे हाथ में चाय की भाप का एक कुल्हड़ थमा दिया। ले, इससे हाथ सेंक ले। पीहू ने मुस्कुराते हुए कुल्हड़ पकड़ा। उसकी आंखों में भाप की हल्की नमी झिलमिला रही थी। दूर से ट्रेन की सीटी गूंजी। फू, पटरियां कांप उठी
और उसी के साथ नंदू ने आंच बढ़ा दी। भाप अब और गाढ़ी होकर उठ रही थी। वह भाप जो सिर्फ चाय की नहीं, जिंदगी की गर्माहट की थी। कमली ने धीरे से कहा, देखो नंदू, ये भाप कितनी अजीब चीज है। कुछ देर में उड़ जाएगी, पर जब तक रहती है सबको सुकून दे जाती है। नंदू ने उसकी ओर देखा। हाँ कमली, हर चाय का एक वक्त होता है, हर आदमी का भी। उसकी आंखों में धुंध और भाप दोनों थे, मगर साथ में एक अजीब शांति भी, जैसे ये ठेला, ये स्टेशन और ये ठंडी भोर सब उसके अपने हों। ट्रेन रुक गई, यात्री उतरे, कुछ ठिठक कर चाय की ओर बढ़े। कुल्हड़ बजने लगे। सिक्कों की खनक और हंसी के बीच धुआं धुआं हुआ माहौल। और इस सब के बीच नंदू की केतली से उठती भाप किसी पुराने रेडियो की आवाज सी लगती। हर कुल्हड़ में एक कहानी है। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण पेपाल के पेड़ से होकर नीचे आई और नंदू की केतली पर पड़ी। भाप सुनहरी हो गई, मानो दिन ने रात से कहा हो, चल अब मेरी बारी है लोगों को गर्म रखने की। सूरज अब पेपाल के पेड़ की डालियों के बीच झांकने लगा था। सर्द धुंध थोड़ी हल्की पड़ गई थी, पर हवा में अब भी ठंडक थी। वो ठंडक जो कानों को लाल कर देती है और सांस को भाप बना देती है। नंदू का ठेला अब स्टेशन की सुबह का दिल बन चुका था। केतली उबल रही थी और आसपास लोग जुटने लगे थे, जैसे किसी मंदिर में आरती का समय हो। धुंध, भाप और लोगों के चेहरे मिलकर एक चित्र बना रहे थे, जिसे केवल कोई कवि या शायद नंदू ही महसूस कर सकता था। कमली अब तक अपने लकड़ी के बक्से से छोटी शीशियों को निकाल रही थी। इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक, हर चीज का अपना रंग, अपनी महक। वो हर दाना जैसे किसी पुराने मौसम की याद रखता हो। नंदू, उसने धीरे से कहा, आज मसाले में जरा लौंग कम डालना। कल भोला बोला था कि गला जल गया। नंदू मुस्कुराकर बोला, अरे वो भोला तो गला नहीं, गजल जलाता है, उसे तो हर चीज तेज चाहिए। पीहू हंस पड़ी। बाबा, भोला भैया ने कल कहा था, चाय गरम हो या गम, दोनों में स्वाद तब है जब जलन हो। नंदू और कमली दोनों ठहाका मारकर हंस दी। भोला पीछे से बोला, अबे बिटिया, तू तो मेरी शायरी चोरी करने लगी। पीहू हंसते हंसते कुल्हड़ पकड़कर भागी और स्टेशन के खंभे के पीछे से झांक कर बोली, मैंने सुनी थी, चुराई नहीं। रत्न उसी समय वहां आया, अपने कांधे पर बोरी लटकाए। वो चुप था, मगर उसके चेहरे पर मेहनत की चमक थी। उसकी उंगलियां ठंड से सूज गई थीं, पर फिर भी उसने बिना बोले अंगीठी की आंच संभाली और नए कुल्हड़ सजाने लगा। कमली ने उसकी ओर देखते हुए कहा, रतन, तेरा हाथ फिर जल गया क्या? वो थोड़ा झिझक कर बोला, नहीं अम्मा, बस कल रात ठंड ज्यादा थी। कमली ने हल्के स्वर में कहा, अरे जब तक तू हमारे साथ है ठंड तुझे छू भी नहीं सकती। रतन ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई और फिर तुरंत बुझ गई। नंदू ने यह देखा, पर कुछ कहा नहीं। वो जानता था कि हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी तब तक अधूरी है जब तक वक्त उसे उबाल न दे। जैसे दूध में चाय का रंग धीरे धीरे उतरता है। भट बढ़ने लगी थी। पहली लोकल ट्रेन आने वाली थी। हरक सिंह स्टेशन मास्टर अपनी घड़ी देखते हुए बोले, नंदू, जल्दी जल्दी 2 कप बना दे। टाइम टेबल का वक्त बिगड़ जाए तो लोग माफ कर देंगे, पर बिना चाय के रेल चलाना पाप है। अभी लीजिए बाबूजी, नंदू बोला और दोनों केतलियां एक साथ चढ़ा दी। उसने कमली को देखा। अब तेरा जादू दिखा। कमली ने अदरक कूटा, इलायची डाली और जैसे ही चाय उबलने लगी, पूरा प्लेटफॉर्म खुशबू से भर गया। भोला ने गहरी सांस ली। वाह, ये खुशबू तो जैसे मां के आंचल में छिपे हुए बचपन की है। भीड़ में अब कुछ मुसाफिर भी थे। एक बुजुर्ग आदमी सफेद कुर्ता, ऊनी टोपी में ठंडी उंगलियों से कुल्हड़ पकड़े चुपचाप चाय पी रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठों पर मुस्कान थी। कमली ने धीरे से पूछा, अच्छी लगी? वो बोला, बेटी, ये चाय नहीं, यादों की भाप है। बचपन में मेरी माँ ऐसे ही बनाती थी। कमली की आंखें भीगी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो आप हर सर्दी यहां आइए, आपको वही बचपन मिलेगा। वो बूढ़ा बस आमीन कहकर चला गया।
धीरे धीरे जंग की काकी भी आई। पुराना ऊनी शॉल कंधे पर डाले उन्होंने 2 कुल्हड़ लिए और कहा, एक मेरे लिए, एक मेरी बुनाई के साथ के लिए। कमली हंसी। कौन? वो तुम्हारी चरखा? अरे हां, काकी बोली। दिन रात साथ निभाती है, ठंड में वही गर्म रहती है। भोला ने मजाक में कहा, काकी आपकी ऊन से कोई चाय बनवा दे तो शायद मुझे भी बुनाई का शौक हो जाए। काकी ने आंख मारी। तू पहले किसी के लिए घर बुन ले, फिर ऊन बुनना। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। रतन इस बीच कुल्हड़ों को लाइन से सजाया जा रहा था। हर कुल्हड़ में चाय भरते हुए उसकी उंगलियां कांपती, पर चेहरा गंभीर रहता। नंदू ने धीरे से कहा, बेटा चाय डालते वक्त डरना मत, भरोसे से डालो, जैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। रतन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर धूप की हल्की किरण पड़ी और आंखों में चमक आई। ट्रेन फिर सीटी मारते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंची। लोग भागे, चाय छलकी, सिक्के गिरे, आवाजों का मेला लग गया। कमली, पीहू और रतन तीनों हाथों में मग और कुल्हड़ लिए एक दूसरे की रफ्तार पकड़ने की कोशिश में थे। नंदू की आवाज गूंज रही थी, गरम चाय, ठंडी हवा में भाप की मिठास। कुछ देर बाद ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर शांत हुआ। बस कुछ कुल्हड़, थोड़ी भाप और कुछ अधूरी बातें रह गईं। कमली ने सांस ली। दिन बस शुरू हुआ है नंदू, नंदू ने मुस्कुराकर कहा। हाँ कमली, पर हर कुल्हड़ अपनी कहानी सुना गया है। पीहू ने कुल्हड़ों की कतार देखी और बोली, बाबा अगर हर कुल्हड़ में कहानी है तो एक में तो हमारी भी होगी ना। नंदू ने धीरे से उसकी ठंडी उंगलियों पर हाथ रखकर कहा, बिटिया हमारी कहानी तो उसी भाप में है जो सबके चेहरों तक जाती है। और उस क्षण केतली की उबलती आवाज ने फिर स्टेशन को भर दिया, जैसे भाप कह रही हो, यहां हर कप में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मौसम और बहुत सारा जीवन उबलता है। उस रात ठंडी हवा पहले से भी ज्यादा तीखी थी। स्टेशन के पीछे फैले पुराने नीम और पीपल के पेड़ों पर धुंध ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उन्हें चांदी में लपेट दिया हो। रेल की आखिरी गाड़ी निकल चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर अब बस 3 आवाजें थीं, कोयलों की हल्की चटचट, केतली में उबलता दूध और रतन की खामोश सांसें। नंदू आज थोड़ा थका हुआ था। दिन भर की भीड़, ठंड का असर और लगातार चाय बनाते रहना हड्डियां जवाब देने लगी थी। उसने कमली से कहा, चलो अब बंद कर देते हैं ठेला, रात गहराती जा रही है। कमली ने सिर हिलाया। हाँ बस रतन को कुल्हड़ धो लेने दो, फिर घर चलते हैं। रतन झुककर पानी के ड्रम के पास कुल्हड़ रगड़ रहा था। उसके हाथ ठंड से लाल पड़ चुके थे, मगर वह बिना आवाज किए काम कर रहा था। उसके हर हाव भाव में कुछ ऐसा था जो बाकी लोगों से अलग था, जैसे वो काम नहीं कर रहा बल्कि किसी अतीत से बचने की कोशिश कर रहा हो। कमली ने उसकी ओर देखा। रतन तू कुछ बोलता क्यों नहीं रे? पूरे दिन बस काम ही काम, कभी थकान नहीं होती? रतन ने हंसने की कोशिश की, मगर हंसी उसके होठों तक पहुंचने से पहले ही जम गई। थकान तो होती है अम्मा, पर बोलने से मिट्टी नहीं हटती, बस काम करने से हटती है। कमली ठिठक गई। कौन सी मिट्टी? रतन ने आंखें झुका ली। जो दिल पर जम गई है, उसने धीरे से कहा। नंदू ने इस बार उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज में एक दर्द का कांपना महसूस हुआ। वो पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, रतन बेटा अगर कभी कुछ कहना हो तो डर मत। यहां सिर्फ चाय की भाप नहीं, लोगों के दिल भी गर्म रहते हैं। रतन ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें भाप से नहीं, अपने भीतर से धुंधली हो गई थी। रात गहरी हो चली थी। स्टेशन की लाइटें टिमटिमा रही थीं। भोला कुली पास की बेंच पर कंबल में मुंह छिपाए गुनगुना रहा था। सर्दी की रात में, भाप की बात में, कुछ तो है जो जला रहा है अंदर। कमली ने मुस्कुराकर कहा, इस भोले को तो हर मौसम में शेर ही सूझते हैं। नंदू ने जवाब दिया, कभी कभी लगता है स्टेशन पर जितनी ट्रेनें हैं उतने ही किस्से भी हैं। अचानक हरक सिंह स्टेशन मास्टर आए। उनके हाथ में लालटेन थी। नंदू ध्यान रखना, आज रात को निचले प्लेटफॉर्म पर कोई मत जाना, कुछ सामान चोरी हुआ है, रेल वाले चौकसी बढ़ा रहे हैं।
नंदू ने कहा। जी बाबूजी, हम तो वैसे भी अब बंद करने वाले हैं। हरक सिंह ने सिर हिलाया और चले गए। उनकी लैंप की रोशनी धीरे धीरे धुंध में गुम हो गई। कमली ने सामान समेटा और बोली, चलो अब घर चलते हैं। रतन ने ठेला ढंका और तीनों लोग लालटेन उठाकर स्टेशन के पीछे वाले रास्ते से चल दिए। पीछे अंगीठी में कुछ कोयले अब भी सुलग रहे थे। उनकी राख में जैसे रत्न की अधूरी कहानी भी दबी रह गई थी। रात का सन्नाटा गहराता गया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए हवा में हड्डियां तक ठंडी हो रही थी। रतन सबसे पीछे चल रहा था, धीरे, चुपचाप। नंदू ने पीछे मुड़कर कहा, बेटा ठंड ज्यादा लग रही है क्या? मेरी शाल का आधा हिस्सा ले ले। रतन ने मना कर दिया। नहीं बाबूजी, मैं ठंड का आदी हूं। कौन आदी होता है ठंड का? नंदू ने कहा। रतन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जो गर्मी से डर गया हो। कमली और नंदू दोनों उसकी ओर देखने लगे। वो लड़का जो दिन भर मेहनत करता था, सबका हंसता चेहरा बन जाता था। उसकी आंखों में उस वक्त इतनी गहराई थी कि जैसे भीतर कहीं एक ज्वालामुखी सोया हो। जब वे घर पहुंचे तो कमली ने रतन को रसोई में बुलाया। खाना खा ले बेटा, फिर सो जाना, बहुत काम किया आज। रतन ने कहा, आप पहले खा लीजिए अम्मा, मैं बाद में ले लूंगा। कमली ने मुस्कुराते हुए थाली उसके सामने रख दी। घर में जब मां बनकर कोई बुला ले तो मना नहीं करते। रतन थाली देखता रहा। गरम भात, आलू की सब्जी और ऊपर से देसी घी की खुशबू। उसके होंठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर शब्द गले में ही फंस गए। धीरे से बोला, अम्मा अगर मैं कुछ बताऊं तो आप डरोगी तो नहीं? कमली ने कहा, नहीं रे बेटा, तू जो बोलेगा हम सुनेंगे। रतन ने सिर झुका लिया। मैं पहले चोरी करता था। कमली और नंदू दोनों चौंके, पर कुछ बोले नहीं। रतन की आवाज कांप रही थी। 2 साल पहले शहर के स्टेशन पर मैं भीड़ में जेब काटता था। एक दिन पकड़ा गया और उसी दिन मेरी मां मर गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं भाग आया। किसी ने देखा तो यहां शागिर्दी मिल गई। कमली के चेहरे पर आंसू आ गए। वो पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती अगर मिट्टी है तो पछतावा पानी है। दोनों मिल जाएं तो पौधा उगता है, नंदू ने कहा। और अब तू वही पौधा है रतन, जिस पर भरोसे की पहली पत्ती आई है। रतन की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोला, मुझे डर था कि अगर आप जान गए तो निकाल दोगे। नंदू ने हंसते हुए कहा, निकालेंगे? अरे पगले, जब तक चाय की भाप में गर्मी है, हमारे घर में जगह है। तू भी तो उस भाप जैसा है, कुछ देर के लिए धुंध में खो जाता है, फिर सबको सुकून दे जाता है। रतन ने दोनों के पैर छुए। कमली ने उसे उठाया और कहा, अब चल, खाना खा और याद रख, कल से तू सिर्फ चाय नहीं बनाएगा, बल्कि हर कप में अपनी नई जिंदगी भी उबालेगा। बाहर सर्दी अब भी थी, पर घर के भीतर अंगीठी जल रही थी। भाप अब सिर्फ केतली से नहीं, रसोई से, दीवारों से और उन तीनों के दिलों से उठ रही थी। कहीं दूर स्टेशन पर हवा में हिलती एक पुरानी घंटी ने आवाज दी। किसी की चुप्पी अब टूट चुकी है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। धुंध ने फिर से स्टेशन को अपने सफेद आंचल में समेट लिया था। दूर से आती रेल की आवाज अब भी उनींदी लग रही थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी ठंड में अपनी खांसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आया हरक सिंह स्टेशन मास्टर। उसके कदमों की आहट हमेशा की तरह नाप तौल वाली थी, जैसे हर ईंट की गिनती हो उसके पैरों को याद। हाथ में लालटेन, बाएं कंधे पर फाइलों का बंडल और आंखों में वही पुरानी सख्ती, वो सख्ती जो नियमों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पैदा होती है। हरक सिंह का नियम था, रेल कभी भी देर कर सकती है, मगर स्टेशन की ईमानदारी नहीं। ठंडी हवा में उसकी नाक से भाप निकल रही थी और सामने उसी जगह वही दृश्य जैसे हर दिन दोहराया जा रहा हो। नंदू का ठेला और उसकी पीतल की केतली की मीठी सीटी। अरे बाबूजी, फिर टाइम पर पहुंच गए, नंदू ने आवाज दी जब हरक सिंह पास पहुंचे। तुम्हारी चाय ही तो टाइम कराती है नंदू। हरक सिंह मुस्कुराए। सुबह का पहला कुल्हड़ बिना तुम्हारे स्टेशन अधूरा लगता है। कमली ने पीछे से कहा,
आज लौंग थोड़ी बढ़ाई है, हवा में नमी ज्यादा है। वाह, हरक सिंह ने कहा, तुम्हारी चाय में मौसम का भी हिसाब जुड़ा है लगता है। पीहू पीछे से बोली, हाँ बाबूजी, अम्मा कहती हैं अगर दिल से बनाई चाय में ठंड लगे तो समझो चूल्हा नहीं, मन ठंडा है। सारे लोग हंस पड़े। रतन अब नया था, पर उसकी चाल में आत्मविश्वास लौट आया था। वो एक और कुल्हड़ पहुंचते हुए बोला, बाबूजी, आज मैंने खुद उबाली है चाय। हरक सिंह ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो आज नियम बदलते हैं, पहली चाय की चुस्की मैं नहीं, तुम लोग पियोगे। नंदू ने कहा, अरे ये तो स्टेशन के इतिहास में पहली बार होगा बाबूजी। इतिहास हर दिन लिखता है नंदू, हरक सिंह ने गंभीर होकर कहा, बस लोग उसे नोटिस नहीं करते। उनकी बातों के बीच केतली की सीटी फिर गूंजी और एक बार फिर ठंड को भाप ने मात दे दी। अचानक दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज आई। गाड़ी नंबर 1727 बरौनी लोकल। पीहू ने स्टेशन की घंटी से पहले ही घोषणा कर दी। हरक सिंह हंसे, अरे बेटिया, तुझे तो बनना चाहिए अनाउंसर। तेरे बोल में इतनी मिठास है कि देर से आने वाली ट्रेन भी जल्दी पहुंच जाए। पीहू मुस्कुराई, फिर तो टिकट काटिए बाबूजी, आवाज बेचनी है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। धुंध के बीच दरवाजे खुले और लोग उतरे। कंबलों में लिपटे मुसाफिर, थकान से भरे चेहरे और कुछ नए चेहरों की चमक। तभी नंदू की नजर एक अजनबी पर पड़ी। एक औरत हल्के नीले शॉल में कांपते हाथों से एक पुराना ट्रंक थामे उतर रही थी। वो शायद 30 के आसपास की होगी, पर चेहरे पर थकान थी जैसे सर्दियों की यात्रा की हो। कमली ने धीमे से कहा, देखो नंदू, उस औरत को, शायद पहली बार आई है यहां। वो औरत धीरे धीरे नंदू के ठेले की ओर आई और धीमी आवाज में बोली, एक कुल्हड़ चाय, अदरक ज्यादा डाल दीजिएगा। नंदू ने तुरंत चाय डाली। अभी लीजिए, गरम गरम। उसने कुल्हड़ पकड़ा और चुपचाप भाप को देखा। उसके चेहरे पर एक अनकही कहानी थी, जैसे हर लहराती भाप में कोई याद छिपी हो। कमली ने धीरे से पूछा, पहली बार आई है यहां? वो बोली, हाँ, किसी की तलाश में आई हूं। रतन पास खड़ा था। उसने गौर से देखा, औरत की आंखों में वही अकेलापन था जो कभी उसकी आंखों में था। जैसे ठंड किसी को नहीं काट रही, पर भीतर का सूनापन ज्यादा चुभ रहा हो। हरक सिंह पास आए और बोले, मैडम, कोई नाम बता दीजिए, मैं देखता हूं लिस्ट में। वो बोली, नाम नहीं, बस एक निशान है। कहते हैं यहां एक छोटा लड़का काम करता है जिसका नाम रतन है। पूरा ठेला कुछ पल के लिए ठहर गया। कमली ने नंदू की ओर देखा। रतन की सांस थम गई। हरक सिंह ने कहा, रतन? हाँ, है यहां। पर आप कौन? वो औरत बोली, मैं उसकी बड़ी बहन लता। रतन के हाथ से कुल्हड़ छूट गया। चाय मिट्टी में समा गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कुछ बोल नहीं पाया। लता ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। पगले, तू यहां है, 2 साल से ढूंढ रही थी। नंदू और कमली चुपचाप खड़े थे। कमली के होंठ कांप रहे थे और नंदू की आंखें नम थीं। हरक सिंह ने लालटेन नीचे रखी और धीरे से कहा, लगता है आज किसी की प्रतीक्षा पूरी हुई। लता बोली, घर अब वैसा नहीं रहा रतन। मां नहीं रही, पर तेरा नाम हर शाम दिए के साथ लिया करती थी। कहती थी, वो जहां भी होगा किसी अच्छे के यहां होगा। रतन फूट पड़ा, हाँ दीदी, मैं अच्छा हूं। नंदू बाबू और कमली अम्मा ने मुझे अपने जैसा रखा। लता ने झुककर नंदू और कमली के पैर छुए। कमली ने उसे उठाया। बेटी, चाय की भाप सबको जोड़ देती है, चाहे कितनी भी दूरियां हो। भोला, जो अब तक खामोश खड़ा था, बोला, अरे वाह, आज तो स्टेशन पर नियम से ज्यादा रिश्ते चल रहे हैं। सब हंस पड़े। हरक सिंह ने घंटी बजाई। अगली गाड़ी आने वाली है। नंदू ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की हल्की किरण धुंध को तोड़ रही थी। हर ट्रेन कुछ न कुछ ले जाती है, पर आज एक वापस आई है, उसने कहा। लता ने धीरे से कहा, भैया, मैं अब यहीं रहूंगी। गांव की तरफ एक छोटा घर ले लिया है। कमली ने मुस्कुराकर कहा, तो अब चाय के ठेले पर एक नया हाथ और बढ़ गया। रतन हंसा, अब ये ठेला नहीं रहेगा अम्मा, अब ये घर बनेगा। भाप फिर उठी।
केतली की सीटी, स्टेशन की घंटी और दिलों की गर्मी एक साथ बज उठी। उस दिन के बाद हर सुबह जब स्टेशन की घंटी बजती तो ऐसा लगता जैसे किसी की प्रतीक्षा सिर्फ रेल की नहीं बल्कि रिश्तों की होती है, जो समय पर नहीं दिल पर पहुंचते हैं। सुबह की लालिमा अब स्टेशन की दीवारों पर उतर आई थी। रात की ठंडी धुंध धीरे धीरे पीछे हट रही थी, पर हर कोने में अब भी ठंडक का स्पर्श था, जैसे नींद और सर्दी ने एक दूसरे से समझौता कर लिया हो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नंदू का ठेला फिर से जाग उठा था। केतली की सीटी, भाप की लहरें और पीहू की आवाजें सब मिलकर स्टेशन को जिंदगी की पहली सांस दे रहे थे। भोला उस सुबह जरा देर से आया था। कंधे पर मोटी रस्सी लटकी हुई, माथे पर पसीना और होंठों पर वही पुरानी मुस्कान। वो हमेशा ऐसा ही आता था, थका हुआ लेकिन टूटा नहीं। कहाँ रह गया था भोला? आज तो तू देर से आया, नंदू ने पूछा। भोला ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भैया, देर नहीं हुई, जिंदगी ही देर कर रही है, मैं तो बस बोझ उठाता हूं। कमली ने हंसकर कहा, जिंदगी भी बोझ होती है क्या भोला? भोला ने शेर सुनाया, बोझ सबके हिस्से हैं, बस कोई कांधे पे रखता है और कोई दिल पे। सब हंस पड़े, मगर हंसी में एक दर्द भी था जो सिर्फ भोला ही समझ सकता था। पीहू आगे आई, भोला भैया, आज कोई नया शेर सुनाओ। भोला मुस्कुराया, अरे बिटिया, आज ठंड ने शब्द जमा दिए हैं, जुबान कांप रही है। फिर उसने अपने हाथ से हवा में भाप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देखो, ये भाप भी कविता जैसी है, हाथ में आती नहीं पर दिल गर्म कर जाती है। कमली ने चाय डालते हुए कहा, तेरी बातें भी भाप जैसी हैं भोला, थोड़ी देर टिकती हैं लेकिन असर देर तक रहता है। उस दिन स्टेशन पर चहल पहल कुछ ज्यादा थी। कहीं से मालगाड़ी की आवाज आ रही थी तो कहीं बच्चों की हंसी जो अपने पिता को विदा कर रहे थे। भोला प्लेटफॉर्म के कोने से आते यात्रियों के सूटकेस उठाकर प्लेटफॉर्म पार करवा रहा था। हर बार, चलो बाबूजी, आओ साहब, चाय पहले फिर गाड़ी, कहते हुए वो अपने थके कंधे पर एक और बोझ रख लेता। हरक सिंह स्टेशन मास्टर ने पास आकर कहा, भोला, तेरी पीठ अब झुकने लगी है, जरा आराम भी कर लिया कर। भोला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आराम तो उन लोगों के लिए है बाबूजी जिनकी मंजिल तय हो। हम कुलियों की मंजिल तो वही है जहां अगला बोझ पड़ा हो। हरक सिंह ने सिर हिलाया, तू भी ना शायरी में दर्द को मिठास बना देता है। थोड़ी देर बाद नंदू ने भोला को आवाज दी, अरे भोला, आजा, गरम चाय तैयार है, आज तो मसाला दोगुना है। भोला आकर ठेले के पास बैठ गया। उसने कुल्हाड़ उठाया, भाप चेहरे पर लगी। अरे वाह, लगता है ये चाय नहीं, दुआ है, नंदू ने कहा। क्यों, आज कुछ ज्यादा सुकून लग रहा? भोला बोला, भैया, इस कुल्हड़ में जो भाप उठती है वही मुझे याद दिलाती है कि मैं अब भी जिंदा हूं। कमली ने हल्के स्वर में पूछा, भोला, तेरे घर वाले नहीं हैं क्या? भोला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, थोड़ा थे, अब थोड़े रह गए। मां चली गई जब मैं 15 का था, बापू शराब में खो गया और बीवी शहर भाग गई। बस अब मैं, ये स्टेशन और ये चाय, तीनों साथ हैं। कमली की आंखें भीग गईं। कभी अकेलापन नहीं लगता? भोला ने कुल्हड़ नीचे रखा और हंसते हुए बोला, अकेलापन तो उन लोगों को लगता है जिनके पास उम्मीद नहीं। मैं तो उम्मीद को ही सिर पे उठा रखता हूं, हर बोझ के साथ। उसी समय लता वहां आई, हाथ में छोटा सा डिब्बा लिए। भोला भैया, ये मीठे में थोड़ी जलेबी लाई हूं सुबह के लिए। भोला ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब तो जिंदगी भी मीठी लगेगी। रतन ने मजाक किया, भैया, अब तो तू स्टेशन का कवि नहीं, लता दीदी का फैन बन जाएगा। भोला ने कहा, अरे नहीं रे, मैं तो अब भी कुल्ली ही हूं, बस लोगों के दिल का सामान उठाता हूं। सब हंस पड़े। दोपहर का वक्त हुआ, सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ा तो भाप की लहरें अब रोशनी में सोने सी चमकने लगी। भोला ने सिर पर बोरियां रखी और प्लेटफॉर्म पार किया। बीच रास्ते में एक बच्चा गिर गया। भोला ने बोझ छोड़कर तुरंत बच्चे को उठाया। कुछ नहीं हुआ बेटुआ, बस जमीन ने तेरे पांव चूम लिए। बच्चे की मां ने झुककर धन्यवाद कहा।
भोला बोला, हम कुल्ली हैं पर दिल भी उठाना जानते हैं। शाम ढलते ढलते भोला फिर नंदू के पास लौटा। थका हुआ था पर चेहरा फिर भी रोशन। कमली ने कहा, भोला, आज तेरे शेरों में थकान नहीं, सुकून है। भोला बोला, हाँ अम्मा, आज महसूस हुआ कि बोझ उठाने से अगर किसी को सुकून मिले तो वो बोझ नहीं, सेवा है। नंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी ना भोला, हर बात में दर्शन निकाल लेता है। भोला ने जवाब दिया, दर्शन नहीं भैया, बस भाप देखी है, ऊपर उठती है और मिट्टी की खुशबू अपने साथ रखती है। रात होते होते स्टेशन शांत हो गया। बस एक आखिरी गाड़ी गुजर रही थी और भोला अपने कांधे पर एक छोटा सूटकेस लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसकी परछाई रेल की रोशनी में लंबी होती चली गई। नंदू ने दूर से देखा, वो कुली नहीं, किसी कहानी का पात्र लग रहा था जो अपनी थकान में भी कविता ले चलता है। कमली ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है ये स्टेशन भोला जैसे लोगों की सांसों पर चलता है। नंदू बोला, हाँ, और चाय की भाप उन्हीं की थकान से बनती है। उस सुबह स्टेशन की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे रात भर धुंध ने प्लेटफॉर्म पर अपने आंचल से ओस गिराई हो। छोटे छोटे बूंदें लोहे की रेल पर चमक रही थी और दूर से आती किसी ट्रेन की हल्की सीटी उस खामोशी को चीरती हुई गुजर रही थी। नंदू का ठेला अब हर सुबह की तरह भोर से पहले ही जाग चुका था। केतली झड़ चुकी थी, अंगीठी में कोयले सुलग रहे थे और कमली अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए अदरक कूट रही थी। आज हवा जरा तेज है, उसने कहा। नंदू ने जवाब दिया, हाँ, और ऐसी हवा में ऊन की महक जल्दी आती है। कमली ने मुस्कुराकर पूछा, ऊन की महक? नंदू ने आंखें झपकाई। हाँ, अब थोड़ी देर में झंकी काकी आ जाएंगी, वही ऊन की महक उनके साथ आती है ना। कुछ ही देर में वही हुआ। झंकी काकी सफेद बालों वाली, ठिगनी कद की, पर चेहरा ऐसा जैसे हर झुर्रियों में एक कहानी छिपी हो। हाथ में लकड़ी का थैला और चरखा लिए स्टेशन पर पहुंची। अरे राम राम नंदू। उनकी आवाज अब भी वैसी ही थी, गरम, जिंदा और अपनी उम्र की थकान से बेपरवाह। कमली ने दौड़कर उन्हें बेंच पर बैठाया। काकी, आज तो ठंड बहुत है, देखो तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। काकी बोली, कांपते हैं हाथ, पर ऊन नहीं रुकता बेटी। ठंड से कौन हारा है जब चाय वाला अब भी जीत रहा है। नंदू हंस पड़ा। अरे, हम तो हार भी जाए तो आपकी ऊन की गर्मी हमें बचा लेती है। पीहू ने पास आकर पूछा, काकी, आप रोज ऊन क्यों बुनती हैं? काकी ने उसकी ओर देखा। बिटिया, जब दिल में यादें हों तो उन्हें ऊन में बुन लेना चाहिए, नहीं तो ठंड अंदर तक चली जाती है। कमली ने पूछा, कौन सी यादें काकी? काकी बोली, मेरे मोहन की। वो भी यही स्टेशन मास्टर था 35 साल पहले। सन्नाटा सा छा गया। हर सुबह जब ट्रेन की सीटी बजती है मुझे उसकी सीटी याद आती है। वो भी ऐसे ही सर्दी में कहता था, काकी, चाय का कुल्हड़ दो, आज ऊन में ठंड ज्यादा है। और मैं हंसकर कहती, ठंड नहीं, तुम्हारा बहाना ज्यादा है। काकी हंसी, पर उनकी आंखें भीग गईं। भोला पास आया, बोला, काकी, आप हर बार हमें कहानी सुना देती हैं और हम सुनते सुनते अपने बोझ भूल जाते हैं। काकी ने कहा, भोला, तेरा बोझ सिर्फ कांधे पर है, मेरा तो सालों से दिल में बंधा है। रतन चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसे लगा वो चरखे की हर घर घर आवाज किसी दिल के टूटने का संगीत है। कमली ने उन्हें कुल्हड़ दिया। लो काकी, गर्म चाय, इसमें इलायची जरा ज्यादा है ताकि ऊन और कहानियां दोनों मुलायम रहें। काकी ने कुल्हड़ पकड़ा और उसकी भाप को अपने चेहरे पर लिया। अरे वाह बेटा, ये तो वही खुशबू है जो मोहन की चाय में होती थी, उन्होंने कहा। नंदू मुस्कुराया। काकी, शायद वो ही केतली है जो अब हमारे पास है। काकी ने भाप में देखा। फिर तो समझो मोहन आज भी यहीं कहीं है। वो धीरे धीरे चरखा चलाने लगी। ऊन घूमता रहा और साथ में उनकी बातें बहती रहीं। जब आदमी किसी को खो देता है तो उसका वजूद नहीं मिटता, बस बुनाई बदल जाती है। कभी चाय में उतर आता है, कभी ऊन में। रतन ने पूछा, काकी, क्या ऊन में लोग रह सकते हैं? काकी बोली, हाँ बेटा, अगर यादें सच्ची हों तो।
मैं हर सर्दी में मोहन के लिए एक नया स्वेटर बुनती हूँ और फिर उसे नदी में बहा देती हूँ ताकि वो जहां भी हो गर्म रहे। कमली की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने बोला, काकी, आपका मोहन तो बहुत खुशकिस्मत रहा होगा। काकी मुस्कुराई। नहीं बेटी, मैं खुशकिस्मत हूं क्योंकि आज भी मेरे पास बुनने को कुछ है। जिस दिन ऊन खत्म हो जाएगी समझना मोहन की यादें भी खत्म हो गई। हरक सिंह प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए बोले, अरे जंकी काकी, आप फिर सुबह सुबह स्टेशन को मंदिर बना देती हैं। काकी बोली, बाबूजी, यहां हर भाप आरती की तरह उठती है। हरक सिंह ने हल्के स्वर में कहा, आप जैसे लोगों की वजह से यह स्टेशन घर लगता है। काकी ने जवाब दिया, घर वहीं होता है बाबूजी जहां किसी का इंतजार हर सुबह ताजा हो। धीरे धीरे दोपहर ढली। धूप की हल्की किरणें रेल की पटरी पर सोने जैसी चमक रही थीं। काकी उठी, ऊन का गोला बांधा और बोली, चलती हूं बेटा, आज की बुनाई पूरी हो गई। कल फिर आऊंगी नई कहानी के साथ। कमली ने उन्हें विदा किया। काकी, कल आना जरूर। रतन के लिए भी एक जोड़ी दस्ताने बुन देना। काकी ने रतन की ओर देखा। अरे, इसके तो हाथों में गर्मी खुद बसी है, लेकिन हां, उसके मन के लिए ऊन चाहिए होगा। रतन ने धीरे से पूछा, काकी, क्या मैं भी ऊन बुनना सीख सकता हूं? काकी मुस्कुराई। सीख सकता है बेटा, पर याद रख, ऊन बुनने के लिए धैर्य चाहिए और यादें जो बहुत धीरे उबलती हैं, जैसे चाय की पहली केतली। रतन ने सिर झुका लिया। मेरे पास दोनों हैं काकी। काकी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तो तू आगे जरूर कुछ बनाएगा बेटा, ऊन से नहीं, इंसानों से। शाम को जब स्टेशन खाली हुआ, नंदू ने देखा कि बेंच पर ऊन का एक छोटा टुकड़ा रह गया था। उसने उसे उठाया, केतली के पास रखा और बोला, काकी की ऊन भी अब हमारी कहानी का हिस्सा है। कमली ने मुस्कुराकर कहा, ऊन हो या भाप, दोनों इंसान को जोड़ते हैं, बस एक धागे से और दूसरा महक से। भाप ऊपर उठी। उसमें किसी चरखे की आवाज जैसे घुल गई थी। घर, घर, घर। रात उतर चुकी थी। सर्द हवा अब पहले से और गाढ़ी लगने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य चादर स्टेशन पर बिछ गई हो। धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला पड़ जाता। प्लेटफॉर्म पर अब बस वही परिचित चार साए बचे थे, नंदू, कमली, रतन और भोला। हरक सिंह ड्यूटी के बाद जा चुके थे और पीहू नींद में कब की घर लौट चुकी थी। केतली अब भी उबल रही थी। उसकी भाप हवा में उठकर न जाने किन आकृतियों में ढल रही थी। कभी लगता जैसे कोई चेहरा उभरता है, फिर मिट जाता है, जैसे हवा किसी अनकहे रहस्य की भाषा बोल रही हो। भोला ने कांपते हुए कहा, भैया, आज तो हवा में कुछ अलग है, जैसे कोई कहानी घूम रही हो। नंदू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानी तो रोज होती है भोला, बस आज भाप ने उसे दिखा दिया है। कमली ने चूल्हे में कोयले ठीक करते हुए कहा, आज कोई मुसाफिर जरूर आएगा, ऐसी रातें खाली नहीं रहती। और तभी रेल की पटरी की दिशा से आती एक अजीब सी धुन सुनाई दी। ना वो ट्रेन की थी, ना हवा की। वो किसी हारमोनियम की मध्यम चाल थी, जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, लंबा कोट, कांधे पर झोला और हाथ में पुराना हारमोनियम। चेहरे पर सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसी चमक जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। वो आदमी धीरे धीरे पास आया और केतली की रोशनी में खड़ा होकर बोला, भाई, जरा एक कुल्हड़ चाय मिलेगी? सफर लंबा रहा और यादें भारी। नंदू ने तुरंत कहा, अरे आइए चाचा, बैठिए, चाय तो अभी बनी है। कमली ने हाथ से जगह बनाई। लीजिए, भाप से चेहरा सेंक लीजिए, पहले ठंड उतर जाएगी। वो मुसाफिर मुस्कुराया, ठंड तो शरीर की है बेटी, दिल की ठंड को सिर्फ किससे ही पिघला सकते हैं। भोला उत्साहित हो गया, अरे वाह, बात तो पूरी शेराना कही आपने। नाम क्या है आपका? सईद, उसने जवाब दिया। सईद चाचा कहते हैं लोग। किस्सागो हूं, रतन ने धीरे से कहा। किस्सागो? सईद चाचा ने अपनी आंखें आधी मूंदे हुए कहा, हाँ बेटा, कहानियां सुनाता हूं।
पर वो नहीं जो लोग बोलते हैं, मैं वो सुनाता हूं जो भाप कहती है। कमली ठिठक गई। भाप भी बोलती है क्या? सईद चाचा मुस्कुराए। हर भाप में एक चेहरा होता है, हर चेहरा एक किस्सा, बस उसे सुनने वाला चाहिए। उन्होंने कुल्हड़ से उठती भाप की ओर देखा। वो ऐसे देख रहे थे मानो हवा में कुछ पड़ रहे हों। फिर बोले, लो सुनो, आज इस भाप में जो चेहरा देखा है उसकी कहानी सुनाता हूं। सब चुप हो गए। केतली की सीटी धीमी पड़ी और स्टेशन का माहौल बदल गया। सईद चाचा ने अपनी धीमी खुरदरी आवाज में कहा, कभी एक लड़का था जो ट्रेन की पटरियों पर सोता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वो हर रात गाड़ियों की गिनती करता और कहता, हर ट्रेन किसी की याद लेकर जाती है। एक दिन वो लड़का गायब हो गया। बस उसकी हंसी रह गई जो ठंडी रातों में गूंजती थी, और आज उसी की हंसी इस भाप में दिख रही है। कमली ने डर और कौतुक से कहा, आपने सच में देखा ये सब? सईद चाचा बोले, देखना और महसूस करना दो अलग बातें हैं बेटी। भाप जो कहती है वो आंख नहीं, दिल सुनता है। भोला बोला, चाचा तो क्या आप भाप में भविष्य भी देख लेते हैं? सईद ने मुस्कुराकर कहा, भविष्य नहीं भोला, बस वो देखता हूं जो लोग छिपाते हैं। कभी किसी की हंसी में दर्द, कभी किसी की चुप्पी में तूफान। उन्होंने फिर कुल्हड़ उठाया। अरे वाह, नंदू की चाय में वही आत्मा है जो पुराने दौर में थी, जब हर कुल्हड़ में किसी की याद घुलती थी। नंदू ने पूछा, आपका सफर कहां तक है चाचा? सईद चाचा बोले, कहानी जहां खत्म हो जाए वहीं तक। कभी किसी स्टेशन पर रुक जाता हूं, कभी किसी के दिल में। रतन चुप था। उसकी आंखें सईद चाचा की ओर थीं, जैसे कोई अपने ही अतीत की परछाई देख रहा हो। सईद ने उसे देखा और कहा, तू डरता है बेटा, पर तेरी आंखों में आग है। भाप कहती है तू बहुत दूर जाएगा, पर पहले अपने भीतर के धुएं को साफ कर। रतन के होंठ कांपे। नंदू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सईद चाचा ने धीमे से कहा, जो अपनी गलती से डरता है वही सच्चा इंसान बनता है। कमली ने पूछा, चाचा आप हर जगह जाकर लोगों की कहानी सुनते हैं? नहीं बेटी, उन्होंने कहा, मैं लोगों से नहीं, उनकी भाप से मिलता हूं, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है पर भाप नहीं। भोला मुस्कुराया, तो अब से चाय भी झूठ नहीं बोलेगी। सभी हंस पड़े और माहौल फिर गर्म हो गया। सईद चाचा ने अपना हारमोनियम खोला और एक धीमा गीत बजाने लगे। भाप में चेहरा, याद में साया, हर कप में कोई रह गया पाया। उनकी आवाज भाप के साथ हवा में घुल गई। स्टेशन जैसे किसी पुराने रेडियो में बदल गया था, जहां सिर्फ सुकून और रहस्य बजता था। रात के आखिरी पहर में जब चांद ऊपर आया, सईद चाचा उठे। चलता हूं बेटा, अब अगला स्टेशन बुला रहा है। नंदू ने कहा, फिर मिलिएगा चाचा, यहां भाप आपकी याद रखेगी। सईद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं रहूंगा, पर जब भी भाप में चेहरा दिखे समझ लेना किस्सा गो फिर लौट आया है। उन्होंने अपना हारमोनियम कंधे पर टांगा और धुंध में ऐसे गुम हुए जैसे कहानी अधूरी छोड़कर गए हों। सुबह जब पीहू आई तो उसने देखा ठेले के पास की दीवार पर भाप से बनी एक आकृति जम गई थी, जो धीरे धीरे सूरज की किरणों में गायब हो रही थी। कमली ने कहा, देखो, शायद सईद चाचा ने रात को आखिरी कहानी छोड़ दी। नंदू ने हल्के स्वर में कहा, हाँ, भाप में चेहरा, किस्से में साया, यही तो जिंदगी है। उस दिन से हर बार जब चाय की भाप उठती, कमली, नंदू और रतन एक दूसरे की ओर देखते, मानो हवा में फिर किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी हो। हर कप में कोई ना कोई कहानी अब भी जिंदा है। सुबह की हवा उस दिन कुछ अलग थी, न बहुत ठंडी न बहुत हल्की, बस ऐसी कि लगे जैसे कोई बीता हुआ मौसम वापस आ गया हो। स्टेशन की दीवारों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नंदू का ठेला हमेशा की तरह केतली की सीटी के साथ जाग उठा था। कमली ने आंचल से धुंध हटाते हुए कहा, अरे, आज की सुबह तो जैसी बरसों पहले वाली है। याद है नंदू, जब तूने पहली बार ठेला लगाया था? नंदू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैसे भूल सकता हूं, उसी दिन तूने पहली बार कहा था, चाय में बस उबाल नहीं, दुआ भी डालो। दोनों हंस पड़े।
पीहू पास में लकड़ी के डिब्बे से कुल्हड़ निकाल रही थी। रतन सामने पटरी के किनारे मिट्टी के तवे पर कोयले रख रहा था। भोला ने प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगाते हुए कहा, साफ सुथरा स्टेशन, गरम चाय और भोला का शेर। ये तीनों चीजें किसी रेल मंत्रालय में दर्ज नहीं है, पर सबसे जरूरी है। कमली ने हंसते हुए कहा, चल फिर आज एक नया शेर सुना। भोला बोला, अभी नहीं अम्मा, आज मन में कुछ खाली है। शेर तब आते हैं जब दिल उबलता है, अभी तो बस ठंड बैठी है। इतने में हरक सिंह स्टेशन मास्टर हाथ में कुछ लिफाफे ले आए। अरे नंदू, देखो ये डाक वाले ने गलत डाक यहां छोड़ दी है। इनमें से एक पे नाम बड़ा अजीब है, शायद तेरे किसी ग्राहक का होगा। नंदू ने लिफाफा लिया। पुराना, पीला पड़ा हुआ, किनारों से मुड़ा हुआ। लिखा था, रतन, प्लेटफॉर्म नंबर 2, चाय वाले के ठेले पर। रतन, जो पास में कोयले लगा रहा था, चौंक गया। मेरे नाम? हरक सिंह बोले, हाँ बेटा, देखो जरा, शायद कोई पुरानी बात हो। नंदू ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। भीतर एक पुरानी, आधी मिट चुकी चिट्ठी थी। स्याही धुंधली थी, मगर शब्द अब भी जिंदा। कमली ने अपनी लालटेन पास रखी ताकि रोशनी साफ पड़े। नंदू ने पढ़ना शुरू किया। रतन, जब तू गया था तब घर खाली लगने लगा था। माँ दिन रात दरवाजे की तरफ देखती थी। हर शाम चाय बनाती और तेरी तस्वीर के सामने रख देती। मैं रोज कहती वो लौटेगा, पर वो कहती नहीं, वो कहीं भाप बनकर उड़ गया होगा। अगर कभी लौटे तो कह देना, माँ ने आखिरी चाय उसके नाम की रख छोड़ी है। रतन के हाथ कांप उठे। दीदी की चिट्ठी है, उसने फुसफुसाया। लता दीदी की। कमली ने उसका कंधा पकड़ा। बेटा, इसे तू रख ले। शायद ये चिट्ठी आज इसलिए लौटी है ताकि बीती ठंड पिघल जाए। भोला की आंखें भीग गई। वो बोला, कभी कभी वक्त इतनी देर लगाता है जितनी देर में चाय ठंडी हो जाए, पर जब लौटता है तो दिल को फिर गर्म कर जाता है। सभी चुप हो गए। सिर्फ केतली की सीटी सुनाई दे रही थी, फुफ, जैसे वो भी किसी बीते नाम का जवाब दे रही हो। लता उसी समय वहां पहुंची। उसके हाथ में कुछ पुराने कागज थे। कौन सी चिट्ठी? उसने पूछा। रतन ने धीरे से उसे पकड़ाया। लता ने पढ़ा और उसका चेहरा जम गया। ये तो वो चिट्ठी है जो मैंने 2 साल पहले डाक से भेजी थी, जब तू गायब था और मां बीमार पड़ी थी। पर ये लौट कर अब आई। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद मां की आखिरी दुआ ही इसे वापस लाई है। कमली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, दुआएं कभी मरती नहीं, बस रास्ता भटक जाती हैं। सईद चाचा भी वहीं पास बैठे थे। कल की रात के किस्सागो अब भी रुके हुए लग रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चिट्ठियां लौटती नहीं बेटा, वो सिर्फ इंतजार पूरा करती हैं। कभी किसी शब्द में, कभी किसी कप की भाप में। फिर उन्होंने कुल्हड़ उठाया। देखो, इस भाप में जो चेहरा उभर रहा है वो तेरी मां का है, मुस्कुरा रहा है। रतन ने कांपते हुए कहा। सच? सईद चाचा बोले। भरोसे से देखो बेटा, सब दिखेगा। चाय में हमेशा वो रहता है जिसे दिल से याद किया जाए। धीरे धीरे स्टेशन पर फिर हलचल बढ़ने लगी। पहली गाड़ी आने वाली थी। हरक सिंह ने घंटी बजाई। गाड़ी नंबर 1727 बरौनी लोकल आने वाली है। लता ने आंसू पोंछे और कहा, रतन, अब हमें इस स्टेशन को घर बना लेना चाहिए। मां की याद, उनकी चाय, सब यही है। नंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, अब यह ठेला सिर्फ दुकान नहीं रहा, यह सबकी कहानियों का डाकघर है। भोला ने कहा, और हम सब डाकियां हैं जो अपने अपने दर्द की चिट्ठी बांटते रहते हैं। जब ट्रेन रुककर चली गई तो हवा में चाय की भाप और कोयलों की महक मिल गई। रतन ने वह चिट्ठी मोड़कर केतली के पास रखी और बोला, अब मां की चिट्ठी भी गर्म रहेगी। कमली ने उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, क्योंकि अब हर कुल्हड़ में एक आशीर्वाद है। रात में जब सब जा चुके थे, सईद चाचा ने स्टेशन की दीवार पर कोयले से कुछ लिखा। हर लौटी हुई चिट्ठी किसी अधूरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि किसी नई सुबह की शुरुआत होती है। सुबह जब पीहू आई, उसने वह लिखा पढ़ा और बोली, बाबा, क्या ये वही सईद चाचा ने लिखा?
नंदू मुस्कुराया। हाँ बेटिया, और उन्होंने यही कहा था, जब तक चाय की भाप उठती रहेगी, किसी न किसी की याद वापस आती रहेगी। केतली फिर उबलने लगी। भाप ऊपर उठी और सबने देखा। भाप में जैसे किसी बूढ़ी मां का चेहरा मुस्कुरा रहा था। उस दिन आसमान सुबह से ही कुछ बेचैन लग रहा था। घने बादल धीरे धीरे पूरे गांव और स्टेशन के ऊपर ऐसे छा गए थे जैसे कोई पुरानी याद फिर से लौट आई हो। पटरियों के पास की झाड़ियां झुक चुकी थीं। हवा में मिट्टी की गंध पहले से ज्यादा भारी थी। वो गंध जो बरसात से पहले धरती खुद छोड़ती है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को जगाने से पहले लोरी गुनगुनाती हो। नंदू का ठेला आज थोड़ा पीछे खिसकाया गया था, क्योंकि प्लेटफॉर्म की छत से पानी टपकने लगा था। कमली ने टीन का पुराना टुकड़ा निकालकर ऊपर टिकाया और कहा, नंदू, जरा केतली संभाल, बारिश आने ही वाली है। पीहू ने आसमान की ओर देखा। अम्मा, देखो, बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई रेलगाड़ी आसमान में दौड़ रही हो। नंदू हंसा। और वो बिजली, वो उस गाड़ी की सीटी है। सब हंस पड़े। भोला ने पास में रखे बोरे अपने सिर पर डाल लिए और बोला, आज तो कविताएं नहीं होंगी, आज तो छतरी उठानी पड़ेगी। रतन ने जवाब दिया, कविताएं तो ऐसे ही मौसम में पैदा होती हैं भोला भैया, जब मिट्टी और भाप दोनों मिलती हैं। भोला मुस्कुराया। अरे वाह, अब तो तू भी शायर बन गया। पहली बूंद गिरी, धीरे धीरे, शांत, फिर दूसरी, तीसरी, और फिर जैसे किसी ने आसमान का बांध खोल दिया हो। बारिश बरसने लगी, छतों पर, टीन पर, केतली पर और मिट्टी पर। कमली ने जल्दी से अंगीठी को ढका। अरे संभालो, वरना सारी लकड़ी गीली हो जाएगी। नंदू ने एक बोरी तान दी। भाप के साथ अब केतली में बारिश का पानी भी घुलने लगा था। उसकी सीटी अब पहले से अलग लग रही थी, जैसे किसी स्वर में दुख भी है और सुकून भी। हरक सिंह भीगते हुए दौड़ते हुए आए। अरे भाई, ट्रैक पर पानी भर रहा है, सब लोग किनारे रहो। भोला बोला, बाबूजी, हम कुल्हड़ में चाय बचा रहे हैं, आप ट्रैक बचा लीजिए। सभी फिर हंस पड़े। हरक सिंह मुस्कुराए। सच कहूं नंदू, जब तक तेरी चाय है, स्टेशन को कोई डर नहीं। बारिश अब तेज हो चुकी थी। लोग प्लेटफॉर्म के शेड के नीचे जमा हो गए। हर ओर से आती भाप, गीली मिट्टी की गंध और भरे कुल्हड़ों की महक मिलकर एक ऐसा संगीत बना रही थी जिसे केवल गांव का दिल ही समझ सकता था। कमली ने कहा, नंदू, जरा देख, ये बरसात भी अजीब है। हर साल आती है, पर हर बार कुछ नया धो देती है। नंदू ने जवाब दिया, हाँ, और कुछ पुराना लौटा भी देती है। रतन ने सिर उठाया। मां को याद आ रही है। कमली ने उसका चेहरा थामा। तू भाग्यशाली है बेटा, जिसे यादें भी बरसात की तरह मिलती हैं, एकदम सच्ची, मिट्टी से भरी। लता पास बैठी थी। उसकी गोद में छोटे कागज के कुछ पुराने टुकड़े थे, वही जो उसने अपनी मां की पुरानी रसोई की अलमारी से बचाए थे। उसने धीरे से कहा, इन कागजों में मां के हाथ की लिखी चाय की रेसिपी है। वो कहती थी, अगर कभी मन उदास हो तो बारिश में इसे उबाल देना। कमली ने चाय बनाते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो आज वही उबाल देते हैं। उसने लता के कागज से पढ़ते हुए कहा, एक चुटकी दालचीनी, 2 इलायची और थोड़ी सी बारिश। सभी हंस पड़े। पर सच में जैसे ही चाय उबली, उसकी खुशबू बाकी सब कुछ भुला गई। बारिश की बूंदें केतली पर गिरती और तुरंत भाप बनकर ऊपर उठ जाती, मानो धरती और आसमान मिलकर कोई वादा निभा रहे हो। सईद चाचा, जो अब स्टेशन के कोने में बैठे थे, अपने हारमोनियम पर धीरे धीरे कुछ बजाने लगे। अरे चाचा, आज कौन सा राग? नंदू ने पूछा। सईद ने मुस्कुराकर कहा, राग मिट्टी, जो सिर्फ बारिश में बनता है। उन्होंने बजाते हुए कहा, जब बारिश गिरती है तो मिट्टी में पुरानी आवाजें गूंजती हैं, किसी की हंसी, किसी की पुकार, किसी की रूह। भोला बोला, और कभी कभी किसी कुल्ली की थकी सांस भी। सईद ने हंसते हुए कहा, हाँ भोला, पर वो भी कविता बन जाती है। तभी अचानक बिजली कड़की, एक तेज चमक, फिर अंधेरा। सब लोग सिमट कर ठेले के पास आ गए। केतली की भाप अब एकमात्र रोशनी बन गई थी। कमली ने धीरे से कहा, देखो नंदू, अब ये भाप ही दीपक है। नंदू बोला,
और इस बारिश में यही हमारी आग है। सभी चुप हो गए। सिर्फ बारिश की टपटप और भाप की फुफ फुफ आवाज। वो क्षण इतना जीवंत था कि कोई कुछ कहना नहीं चाहता था, जैसे हर कोई उस भाप में किसी अपने को देख रहा हो। थोड़ी देर बाद बिजली लौटी। बारिश अब धीरे हो चुकी थी। मिट्टी की खुशबू पूरे स्टेशन में फैल गई। लता ने कहा, माँ हमेशा कहती थी बारिश के बाद जो गंध आती है वो ईश्वर की सांस होती है। सईद चाचा ने धीरे से कहा, और चाय की भाप वो मनुष्य की। भोला ने कुल्हड़ उठाकर सबको बांटते हुए कहा, चलो आज पीते हैं मिट्टी और भाप का संगम। सबने एक एक कुल्हड़ लिया। भाप चेहरे पर लगी, बारिश की नमी हाथों पर, और अंदर एक अनकहा सुकून। कमली ने धीमे स्वर में कहा, हर बरसात कुछ न कुछ धो देती है, पर इस बार उसने हमें एक दूसरे के और करीब कर दिया। नंदू ने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के पीछे से हल्की धूप झांक रही थी। हाँ कमली, मिट्टी भीग गई है, पर उम्मीद सूखने नहीं दी। उस शाम जब स्टेशन खाली हुआ, सईद चाचा ने दीवार पर कोयले से लिखा, बारिश जब मिट्टी से मिलती है तो यादें फिर से सांस लेने लगती हैं, और चाय की भाप बताती है सर्दी चाहे कितनी भी गहरी हो, जिंदगी अब भी गर्म है। पीहू ने वह पंक्तियां पढ़ी और बोली, बाबा ये सईद चाचा फिर कब आएंगे? नंदू मुस्कुराया, जब अगली बरसात होगी बिटिया, क्योंकि वो भी यादों के साथ लौटते हैं। केतली की भाप ऊपर उठी। इस बार उसमें मिट्टी की खुशबू भी थी, और हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, जैसे अभी अभी कोई पुराना जख्म धुल गया हो। रात की बारिश के बाद अगली सुबह कुछ और ही थी। स्टेशन की जमीन पर गीली मिट्टी की परतें थीं, और हर कदम पर से छप छप की मीठी आवाज आती थी। आसमान अब नीला और साफ था, लेकिन हवा में ठंड अब भी बसी थी, वो ठंड जो हाथों में लगकर दिल तक पहुंच जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमेशा की तरह नंदू का ठेला तैयार था। केतली फिर उबल रही थी, और उसके साथ उठती भाप जैसे किसी नई कहानी का आरंभ कर रही हो। कमली ने लकड़ी के डिब्बे से मसाले निकाले। आज चाय में थोड़ी दालचीनी ज्यादा डालना, नंदू सर्दी गहराने लगी है। नंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, दालचीनी ही नहीं, थोड़ी मोहब्बत भी डाल दूं? कमली हंसी, वो तो तेरी केतली से अपने आप गिर जाती है। पीहू पास में बैठी कुल्हड़ साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर सुबह की धूप पड़ी थी, सुनहरी, मासूम और सच्ची। वो हर कुल्हड़ को ऐसे पोंछ रही थी जैसे किसी का नाम लिखना हो उस पर। अम्मा, उसने पूछा, क्या हर कुल्हड़ किसी की कहानी बताता है? कमली बोली, हाँ बिटिया, कुछ कुल्हड़ पूरे रहते हैं, कुछ आधे रह जाते हैं, जैसे जिंदगी। उसी समय स्टेशन की तरफ से एक आदमी आता दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर, कांपते होंठ, और आंखों में भूख और थकान की एक लंबी परछाई। वो धीरे धीरे चलता हुआ ठेले के पास आ गया। बाबू, एक कप चाय मिलेगी? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें विनम्रता थी। नंदू ने तुरंत केतली की तरफ देखा, फिर कुल्हड़ में चाय भरी और कहा, लो भैया, गरम है, जरा धीरे धीरे पीना। आदमी ने कुल्हड़ पकड़ते हुए कहा, पैसे नहीं हैं बाबू, कल से कुछ खाया नहीं। कमली ने तुरंत कहा, पैसे की बात मत कर रहे, यहां तो चाय नहीं, दुआ पी जाती है। रतन ने उसे बेंच पर बैठाया। भोला पास से बोला, अरे भाई, तू तो पूरी तरह बरसात में भीग गया लगता है, आजा भाप में चेहरा सेंक ले। उस आदमी ने कांपते हाथों से चाय का पहला घूंट लिया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना गर्म कुछ महीनों बाद पी रहा हूं, उसने कहा। नाम है गणेश, कभी कुल्ली था, पर बीमार पड़ा तो काम छूट गया। अब बस स्टेशन से स्टेशन भटकता हूं। भोला ने उसकी ओर देखा। अरे भाई, तो तू भी मेरा हमनाम निकला, कुल्ली अलग, पर कहानी वही। सभी हंस पड़े और माहौल थोड़ा हल्का हुआ। कुछ देर बाद जब चाय खत्म हो गई तो गणेश ने खाली कुल्हड़ को हाथ में लेकर कहा, काश इसमें और थोड़ा होता। उसकी आवाज में वो सच्ची भूख थी जो पेट से ज्यादा दिल को चुभती है। पीहू ने पास में अपनी छोटी सी थाली में रखी चाय की बची हुई आधी प्याली देखी। वो बिना कुछ बोले उठी और जाकर उसका आधा कुल्हड़ गणेश के पास रख दिया।
लो चाचा, ये मेरा हिस्सा है। गणेश ने हैरानी से देखा। अरे बिटिया, तू क्यों दे रही है? ये तेरी है। पीहू ने मुस्कुराकर कहा। अम्मा कहती हैं जब चाय बांटते हैं तो ठंड आधी रह जाती है। वो क्षण इतना सादा था पर इतना गहरा कि सब चुप हो गए। नंदू ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी पुराने दीपक की लौ में होती है, थोड़ी कांपती हुई पर अडिग। कमली ने फुसफुसाकर कहा, देखा नंदू, ये वही सीख रही है जो हमने सीखा कि भाप का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं, इंसानियत भी है। भोला ने तुरंत एक शेर कहा, कुल्हड़ आधा सही पर दिल पूरा है। गरम चाय नहीं, आज इंसान उबला है। सईद चाचा जो पास में चुप बैठे थे धीरे से बोले, कभी कभी पूरी दुनिया को बदलने के लिए बस आधा कुल्हड़ ही काफी होता है। गणेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोला, मैं सोचता था दुनिया ने मुझे भुला दिया, पर आज लगा कि दुनिया अभी जिंदा है। नंदू ने उसके कांधे पर हाथ रखा। भाई, जब तक चाय की भाप उठती रहेगी कोई किसी को नहीं भूलेगा। कमली ने एक रोटी और दिया। ले बेटा, साथ में खा ले, सर्दी भूख से ज्यादा नहीं काट सकती। धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी। बारिश के बाद की हल्की धूप प्लेटफॉर्म पर उतर आई थी। गणेश ने विदा लेते हुए कहा, अगर जिंदा रहा तो अगली बार इसी स्टेशन पर लौटूंगा, फिर आधा नहीं पूरा कुल्हड़ पीऊंगा। पीहू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाचा, और मैं तब पूरा दे दूंगी। सभी की आंखें नम थीं। भोला ने कहा, अरे भैया, ये स्टेशन तो अब मंदिर लगने लगा है। यहां चाय नहीं पुण्य बांटा जाता है। रात को जब सब जा चुके थे, नंदू ने खाली कुल्हड़ों को समेटा और देखा कि पीहू का आधा कुल्हड़ अब भी केतली के पास रखा था। भाप अब तक नहीं थमी थी। उसने उसे उठाया और बोला, कभी कभी आधी चीजें ही जिंदगी को पूरा बना देती हैं। कमली ने सिर रखकर कहा, हां नंदू, कुल्हड़ आधा था पर प्यार पूरा। वो दिसंबर की सबसे ठंडी रात थी। आसमान में तारे जैसे बर्फ के कणों की तरह जमे हुए थे। हवा सुई की तरह चुभ रही थी। हर सांस में जैसे ठंड का स्वाद था। नंदू ने ठेले की अंगीठी में कोयले झोंके, पर आज भाप जल्दी नहीं उठ रही थी। कमली बोली, लगता है कोयले भी ठंड से थक गए। नंदू ने हंसने की कोशिश की, या शायद उन्हें भी छुट्टी चाहिए। वो जानता नहीं था कि आज सचमुच सबको छुट्टी मिलने वाली थी। दूर से हरक सिंह दौड़ते हुए आए, हाथ में फाइल, मुंह से भाप और आवाज में बेचैनी। अरे नंदू, सुना तूने? क्या हुआ बाबूजी? रेल हड़ताल लग गई है, सारी गाड़ियां आज रात रुक जाएंगी। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ गया। घंटियां चुप, सिग्नल लाल और पटरियां भी जैसे किसी अधूरी सांस में अटकी हों। कमली ने हैरानी से कहा, मतलब कोई ट्रेन नहीं आएगी? हरक सिंह बोले, हाँ, ना आएगी ना जाएगी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता सब कुछ बंद। भोला ने कांधे से बोरा उतारते हुए कहा, तो अब मैं किसका सामान उठाऊंगा? अब तो लग रहा है ठंड ही सबसे भारी बोझ है। पीहू ने मासूमियत से पूछा, बाबा, अगर ट्रेनें रुक जाएं तो लोग अपने घर कैसे जाएंगे? नंदू ने उसके बालों को सहलाया। आज सब यहीं रहेंगे बिटिया। शायद ईश्वर चाहता है कि हम सब एक जगह रुक कर बात करें। कमली ने कहा, और चाय? वो तो चलेगी, नंदू बोला, क्योंकि भाप पर कोई हड़ताल नहीं लगती। धीरे धीरे रात गहराने लगी। स्टेशन पर जो लोग अलग अलग दिशाओं में जाने वाले थे अब एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। कुछ गांव के, कुछ शहर के, कुछ थके हुए, कुछ चुप। बारिश की पुरानी बूंदें अब ठंडी भाप बनकर जमीन से उठ रही थीं। नंदू ने कहा, कमली, आज हम सबको एक साथ चाय देंगे, किसी से पैसे नहीं लेंगे। कमली ने चौंका कर देखा, इतनी ठंड में मुफ्त चाय? हाँ, नंदू बोला, जब लोग रुक जाएं तो सबसे पहले उन्हें गर्म किया जाता है, बहस नहीं की जाती। रतन ने अंगीठी के पास और लकड़ी डाली। बाबूजी, आज तो ये ठेला मंदिर लग रहा है। भोला बोला, मंदिर नहीं, स्टेशन का दिल है ये। हरक सिंह मुस्कुराए, और नंदू उसका पुजारी। पीहू ने हंसकर कहा, तो फिर मैं घंटी बजाऊं? सभी हंस पड़े। भीड़ धीरे धीरे ठेले के चारों ओर जमा हो गई।
किसी ने कहा, भैया मुझे भी एक कुल्हड़। किसी ने पूछा, बहन बच्चों के लिए भी थोड़ी चाय मिलेगी? कमली ने कहा, यहां सबके लिए है, कोई अलग नहीं। भाप उठी, इतनी कि पूरा प्लेटफॉर्म किसी बादल में बदल गया। हवा में इलायची, दूध और दालचीनी की खुशबू थी। लोग कांपते हुए कुल्हड़ पकड़े भाप में अपने हाथ सेंक रहे थे। रतन धीरे से बोला, बाबूजी ये देखो, सबके चेहरे भाप में एक जैसे लग रहे हैं। नंदू ने कहा, हाँ बेटा, भाप जात पात नहीं जानती, वो तो सिर्फ गरमाई बांटती है। सईद चाचा भी कहीं से निकल आए, हमेशा की तरह हारमोनियम लिए, पर इस बार उनकी मुस्कान और कोमल थी। उन्होंने कहा, अरे वाह, आज तो पूरा स्टेशन एक कहानी बन गया है। भोला बोला, चाचा कहानी नहीं, समोसे की प्लेट लग रही है। सब अलग अलग हैं पर एक थाली में। सब हंस पड़े। सईद चाचा ने हारमोनियम बजाना शुरू किया, एक पुरानी धुन, धीमी पर सुकून देने वाली। गाड़ियां रुक गईं पर जिंदगी नहीं, चाय ठंडी हुई पर मोहब्बत नहीं। हर कोई सुनने लगा। एक आदमी ने ताली बजाई, एक और ने आंखें पोंछी। रात और गहरी हुई, ठंड बढ़ी, पर स्टेशन पर अब कोई कांप नहीं रहा था। लोगों ने एक दूसरे को अपनी शॉलें दी। कोई किसी के लिए कुल्हड़ पकड़ रहा था, कोई अपने खाने का टिफिन बांट रहा था। कमली ने देखा, एक बूढ़ा और एक छोटा बच्चा एक ही चादर में बैठे हैं। दोनों अजनबी हैं, पर दोनों के चेहरों पर एक जैसी राहत है। वो बोली, नंदू, आज तो मुझे लगता है हड़ताल ईश्वर ने लगवाई है। क्यों? ताकि लोग दौड़ना छोड़ें और बैठकर एक दूसरे का चेहरा देख लें। रात के लगभग 12 बजे आसमान में चांद बादलों से झांक रहा था। पीहू ने कहा, बाबा देखो ना, लगता है आसमान भी इस हड़ताल में शामिल है, तारे भी एक जगह रुके। नंदू हंस पड़ा, हाँ बिटिया, शायद ऊपर भी चाय पी जा रही होगी। धीरे धीरे सबके बीच एक आवाज गूंजी, भैया जरा और चाय मिल सकती है? नंदू ने कहा, क्यों नहीं, आज तो स्टेशन के नाम एक आखिरी केतली। सबने मिलकर चाय बांटी। भोला बोला, इतने कुल्हड़ तो शादी में भी नहीं बनते भैया। हरक सिंह ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि रेल हड़ताल की रात इतनी प्यारी याद बन जाएगी। सुबह का उजाला फैलने लगा, कोहरे में हल्की धूप छन रही थी। लोग धीरे धीरे उठे। किसी ने नंदू को धन्यवाद कहा, किसी ने रतन के सिर पर हाथ रखा। कमली ने कहा, देखो, जब ट्रेनें नहीं चली तब भी जिंदगी चलती रही, बस थोड़ी धीमी पर और सच्ची। सईद चाचा ने दीवार पर कोयले से लिखा, कभी कभी ठहराव ही सबसे लंबा सफर होता है और भाप वही रेल है जो हर दिल तक पहुंच जाती है। हरक सिंह ने रेडियो खोला, सभी ट्रेनों की हड़ताल समाप्त, सेवाएं बहाल होंगी। भोला बोला, लो भैया, फिर शुरू हो गई जिंदगी की दौड़। नंदू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भोला, पर अब कम से कम हम जानते हैं कि रुकना भी कभी कभी जरूरी होता है। ट्रेन की सीटी गूंजी, पटरियां फिर जीवित हुई, केतली की भाप उठी और स्टेशन फिर से चल पड़ा। लेकिन उस रात की गर्माहट, वो आधे कुल्हड़ों की मुस्कान और वो हारमोनियम की धीमी तान सबके दिलों में रह गई। हड़ताल की रात को बीते अब 3 दिन हो चुके थे। स्टेशन फिर अपनी पुरानी लय में लौट आया था। ट्रेनें फिर सीटी मारती, कुल्हड़ फिर बजते और चाय की भाप फिर सुबहों को जिंदा करती। पर रतन के भीतर कुछ स्थिर नहीं था। वो चुप रहने लगा था, जैसे हर कुल्हड़ डालते वक्त उसकी सोच भी उबलने लगती हो। नंदू और कमली ने देखा, उसकी हंसी जैसे कहीं पीछे छूट गई थी, बस आंखों में एक भारीपन रह गया था। एक सुबह जब ठेला खुलने ही वाला था, रतन ने कहा, बाबूजी मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। कमली ने पूछा, कहां जाएगा बेटा? रतन ने गहरी सांस ली, उसी जगह जहां से भागा था। सन्नाटा छा गया। नंदू ने धीरे से कहा, तू लौटना चाहता है? हाँ बाबूजी, रतन बोला, अब डर नहीं लगता। कभी किसी की जेब काटी थी, किसी का भरोसा तोड़ा था, अब लगता है उस पगडंडी पर जाऊं जहां से गलती शुरू हुई थी। कमली की आंखें भर आईं। बेटा, इंसान वहीं बड़ा होता है जो लौटना जानता है। जा,
लेकिन अपने अंदर की रोशनी बुझने मत देना। रतन ने छोटा सा झोला उठाया। भोला ने उसे गले लगाया। अरे भाई देखना, अगर तुझे कोई उल्टा बोले तो शेर सुना देना। कौन सा? भोला मुस्कुराया। गलती मेरी थी, पर पछतावा तुम्हारा हो गया। मैं चला आया, मगर तुम ठहरे रह गए। रतन हंस पड़ा। महीनों बाद उसकी हंसी इतनी सच्ची थी। लता ने उसे ताबीज पहनाते हुए कहा, मां ने मुझे यह दिया था। कहां था? जब मन डर से कांपे तो इसे थाम लेना, ये तुझे माफ कर देगा। सईद चाचा, जो हारमोनियम के पास बैठे थे, बोले, जा बेटा, हर इंसान को अपनी कहानी पूरी करनी होती है, और तेरी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई जहां तू भागा था, बल्कि वहीं से शुरू होगी जहां तू लौटेगा। सुबह की पहली ट्रेन चली। रतन उसमें चढ़ गया। स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। भाप का बादल खिड़की से अंदर आया। उसने आंखें बंद की और यादें लौट आईं। वही गलियान, वही छोटा स्टेशन, वही पुरानी गलती, जब उसने एक बुजुर्ग की जेब से पैसे निकाल लिए थे और पकड़ा गया था। लोगों की आवाजें अब भी कानों में गूंजती थीं। चोर, ये लड़का चोर है। उस दिन शर्म के मारे वो भागा था, अपने नाम से, अपने गांव से, अपनी आत्मा से। अब वही पगडंडी उसके सामने थी। बरसात से भीगी हुई मिट्टी की महक में पुराने कदमों के निशान अब भी दबे थे। हर मोड़, हर झाड़ी, हर पत्थर, सब उसे पहचान रहे थे। वो गांव पहुंचा तो हवा भारी थी। लोग उसे देखकर पहले ठिठके, फिर कुछ ने पहचान लिया। अरे, ये तो वही रत्न है जो भाग गया था। फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगी। रतन ने किसी से नजर नहीं मिलाई। वो सीधे उस बुजुर्ग के घर पहुंचा जिसकी जेब से उसने पैसे निकाले थे। दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी थी। सफेद बाल, कमजोर आंखें, पर चेहरे पर वही गरमाई। अम्मा, रतन ने कहा। वो चौंकी। कौन? रतन। बुढ़िया ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। तू लौट आया? रतन की आंखों से आंसू फूट पड़े। अम्मा, मैं माफी मांगने आया हूं। वो दिन, वो गलती, मैं अब तक जलता रहा। बुढ़िया मुस्कुराई। बेटा, गलती तो हाथ करती है, पर सजा मन को मिलती है। जब तू भागा था, तब मैं रोज सोचती थी, कहीं किसी ने तुझसे चाय पिलाई होगी या नहीं। रतन फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मा, हां, किसी ने पिलाई थी, एक चाय वाले ने, जिसने मुझे फिर से आदमी बना दिया। बुढ़िया ने उसे अंदर बुलाया। देख बेटा, मेरे पास तेरे नाम की एक चीज है। उसने अलमारी से एक पुराना कप निकाला। जब तू गया था, तेरी मां ने ये कुल्हड़ मेरे पास छोड़ा था। कहती थी, जब मेरा बेटा लौटे तो इसमें गरम चाय डालना। रतन कांपते हाथों से वह कप पकड़कर बोला, अम्मा, अब तो यही मेरी भाप बन गया है। शाम तक रतन ने पूरा गांव घूम लिया। किसी ने उससे माफी दी, किसी ने बस मुस्कुरा कर देखा। लेकिन जब वो वापस स्टेशन की तरफ लौटा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। अब वो शागिर्द नहीं, जैसे कोई साधु लग रहा था, जिसने भाप में अपने भीतर की धूल धो ली थी। रात की ट्रेन में वो फिर चढ़ा। पटरियां जैसे उसके लिए गुनगुना रही थीं। हर झटके के साथ एक बोझ उतरता जा रहा था। ट्रेन रुकी और नंदू का स्टेशन आया। सामने केतली की भाप, और उसी रोशनी में कमली, पीहू, भोला, लता और सईद चाचा। कमली ने दौड़कर उसे गले लगाया। तू लौट आया बेटा, रतन ने कहा। हाँ अम्मा, अब मैं कहीं नहीं भागूंगा। वहां माफी मिली और यहां अपना घर। नंदू बोला, देखा कमली, मैंने कहा था ना, हर गलती की एक पगडंडी होती है। बस हिम्मत चाहिए उस पर लौटने की। रात को सब बैठे थे अंगीठी के पास। केतली फिर उबल रही थी। सईद चाचा ने हारमोनियम बजाया। जो लौट आया वो सच्चा है, जो माफ कर गया वो ईश्वर है। भाप उठी। रतन ने अपनी हथेलियां उसके ऊपर फैलाई और कहा, यह भाप अब सिर्फ गर्मी नहीं दे रही, ये मुझे माफ कर रही है। कमली ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी चाय वही है जो ठंडी हो चुकी गलती को फिर से गर्म कर दे। सन्नाटा छा गया। सिर्फ केतली की फुफकार बची थी। फुफ, जैसे वो भी कह रही हो, अब सब ठीक है। रात धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान अब धुंध से नहीं, एक हल्के नीले सन्नाटे से भरा था।
ट्रेन की पटरी पर ओस की बूंदें जमा थीं। हर बूंद में पिछले दिनों की कहानियां चमक रही थीं। नंदू का ठेला आज कुछ अलग दिख रहा था। कमली ने नया कपड़ा डाला था, केतली चमका दी थी और अंगीठी में कोयले एक स्थिर लय में जल रहे थे। आज स्टेशन का माहौल शांत था, न भीड़ न शोर, बस एक ठहराव, जैसे जिंदगी खुद एक कुल्हड़ बन गई हो जिसमें भाप आखिरी बार उठने को तैयार है। पीहू अब बड़ी हो चुकी लग रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर सुबह की पहली किरण में होती है। वो बोली, बाबा, आज सूरज जल्दी निकलेगा क्या? नंदू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, आज तो वो भी हमारी चाय पीने आएगा। कमली ने उसकी ओर देखा। हर सुबह भाप से शुरू होती है और जब तक दिल गर्म है सूरज देर नहीं करता। रतन अब बिल्कुल बदला हुआ था। साफ कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। वो अब सिर्फ शागिर्द नहीं था, अब वो उस ठेले का हिस्सा बन चुका था जिसने उसे नया जन्म दिया था। उसने केतली पर ढक्कन रखा और बोला, बाबूजी, आज की चाय मैं बनाऊं? नंदू ने मुस्कुराकर कहा, आज से नहीं बेटा, अब से तू ही बनाएगा। कमली ने मजाक में कहा, बस अदरक और दिल बराबर डालना, न ज्यादा गरम न ज्यादा मीठा। सभी हंस पड़े। भोला अपनी लाल पगड़ी में आया, कांधे पर बोरा, लेकिन आंखों में कविता। भैया, उसने कहा, आज तो हवा में भी शेर बस रहे हैं। फिर उसने कहा, रात की ठंड जब जाती है तो भोर सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो माफी भी लाती है। सभी ने तालियां बजाई। पीहू बोली, भोला भैया, अब आप कवि बन जाओ, कुली नहीं। भोला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटिया, कवि वही अच्छा जो बोझ उठाना जानता हो। उसी वक्त हरक सिंह स्टेशन मास्टर आए। आज उनके हाथ में कोई फाइल नहीं थी, सिर्फ एक लाल गुलाब था। उन्होंने कहा, नंदू, आज मैं तुम्हें नियमों से ऊपर की बात कहने आया हूं। नंदू मुस्कुराया, क्या बाबूजी? आज मैं देख रहा हूं कि यह स्टेशन सिर्फ रेल का नहीं, रूहों का पड़ाव बन गया है, जहां लोग आते हैं और खुद को छोड़ जाते हैं। कमली ने धीमे से कहा, हाँ बाबूजी, और हर कुल्हड़ में थोड़ी थोड़ी इंसानियत जमा होती है। अचानक हवा में हारमोनियम की आवाज गूंजी। सब पलटे। सईद चाचा थे, वही किस्सागो मुसाफिर जो महीनों पहले भाप में चेहरों की कहानी सुनाकर गए थे। उनका चेहरा पहले से और झुर्रियों भरा था, पर मुस्कान वही पुरानी थी। उन्होंने कहा, अरे वाह, लगता है अब भाप को आवाज मिल गई है। सभी ने खुशी से उनका स्वागत किया। रतन दौड़कर उन्हें कुल्हड़ दिया। चाचा, आज की चाय मेरी तरफ से। सईद चाचा ने आंखें मूंदकर भाप में देखा। अरे बेटा, आज इस भाप में चेहरों की जगह रोशनी दिख रही है। लगता है अब स्टेशन नहीं, मंदिर बन गया है। चाय उबल रही थी, भाप उठ रही थी और आसमान की पहली किरण उतर आई थी। लता, जो अब स्टेशन की छोटी दुकान संभालती थी, धीरे से आई और बोली, आज मां का जन्मदिन है। कमली ने कहा, तो चलो आज की पहली चाय उनके नाम। सभी ने एक एक कुल्हड़ उठाया। सन्नाटा था, पर भीतर एक गूंज थी। हर मां वो भाप है जो ठंड को हारने नहीं देती। हरक सिंह ने अपनी जेब से स्टेशन का पुराना टाइम टेबल निकाला और बोला, आज से स्टेशन का नाम रहेगा भापपुर जंक्शन। सभी चौंक गए। क्यों बाबूजी? क्योंकि यहां हर दिन हर ट्रेन इंसानियत की गर्मी लेकर चलती है। भोला बोला, वाह, तो अब हमारा पता भी कवितामय हो गया। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। उसकी रोशनी केतली पर पड़ी और भाप सुनहरी हो गई। पीहू ने कहा, देखो बाबा, अब भाप में रंग आ गया। नंदू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, क्योंकि आज ये आखिरी नहीं, पहली भाप है। कमली ने सबकी ओर देखा। हर दिन ऐसा लगे जैसे नई भोर हो, जहां किसी के लिए चाय, किसी के लिए कहानी और किसी के लिए माफी रखी हो। सईद चाचा ने हारमोनियम उठाया और गाना शुरू किया। भाप उठती रही, दिल पिघलता रहा। हर कुल्हड़ में एक किस्सा पलता रहा। न चाय थी वो, न दुकान थी वो एक गांव की सांस थी जो जलती रही। उनकी आवाज हवा में घुल गई। हरक सिंह की आंखें भीग गईं। कमली ने कहा, लगता है अब सचमुच कहानी पूरी हो गई।
थोड़ी देर में स्टेशन पर पहली ट्रेन आई। सीटी की आवाज में अब कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि आशीर्वाद था। लोग उतरे, कुछ ने चाय ली और कुछ ने बस भाप के साथ आंखें मूंद ली। रतन ने मुस्कुराकर कहा, अब ये ठेला नहीं, घर बन गया है। नंदू ने उसका कंधा थामते हुए कहा, और तू बेटा, इसका वारिस। कमली बोली, चलो आज की आखिरी केतली चढ़ाओ, पहली भोर की आखिरी भाप तैयार हो। केतली में दूध उबलने लगा। भाप उठी, धीरे धीरे आसमान में घुल गई और सूरज की किरणों से मिलकर एक सुनहरी लहर बन गई। भोला ने कहा, देखो अब तो लगता है आसमान भी चाय पी रहा है। सभी हंसे। सईद चाचा ने आखिरी बार हारमोनियम दबाया और कहा, कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां शब्द रुकते हैं, वो वहां खत्म होती है जहां दिल गर्म रह जाए। धूप अब पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल चुकी थी। भरत सिंह ने स्टेशन की दीवार पर नई तख्ती लगाई। भागपुर जंक्शन, यहां हर सुबह हर कुल्हड़ में एक कहानी। नंदू ने देखा, केतली अब शांत थी, पर उसकी चमक में पूरी जिंदगी का प्रतिबिंब था। वो बोला, कमली देखो, ये चाय सिर्फ उबलती नहीं, लोगों को जीना सिखाती है। कमली ने उत्तर दिया, और जब तक भाप उठती रहेगी ये कहानी कभी ठंडी नहीं होगी। धीरे धीरे सब अपने काम में लग गए। ट्रेनें चलीं, लोग मुस्कुराए और स्टेशन फिर वहीं बन गया, गरम, सुकून भरा, जीवित। केतली से उठती भाप अब किसी को बुला नहीं रही थी, वो आशीर्वाद बन चुकी थी। और उस सुबह जब सूरज पूरी तरह छड़ आया तो आसमान में एक पतली सी लकीर उभरी, भाप की तरह, जो ऊपर उठकर गायब नहीं हुई बल्कि रोशनी में बदल गई। पहली भोर की आखिरी भाप कहानी नहीं, एक एहसास बन गई थी, जहां चाय सिर्फ गर्म पेय नहीं बल्कि जिंदगी का सबक थी।